नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय पंकज चतुर्वेदी सर। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया। इस फैसले पर चूंकि सर्वोच्च अदालत है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन इस फैसले में मन को संतुष्टि नहीं मिली। अब संतुष्टि अपने अपने मन की है। अब जेल में ही रहेंगे शर्जील इमाम और उमर खालिद। साथ ही उसमें यह भी एक हो गया कि अब 1 वर्ष तक जमानत की अर्जी भी दाखिल नहीं होगी। आखिर क्यों? क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? क्या इस देश में न्याय जाति धर्म संप्रदाय के हिसाब से मिलेगा? अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर ली तो उन्हें नोटिस जारी हो गया, बाकी किसी जाति के ने किया तो कुछ नहीं मिला। तो सिस्टम अपने हिसाब से जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। पंकज सर, इधर उधर की बात न करके मुद्दे पर जो आज हुआ हो उसमें आपका क्या नजरिया है? मिश्रा जी नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी संस्था नहीं जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती है, और यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है उसकी आलोचना करना गुनाह है तो ये हम गुनाह कर रहे हैं। आज का जो सबकी जमानत याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लगभग 200 पेज से अधिक का है, वो एक भारतीय न्याय तंत्र के काले पक्ष की सबसे बड़ी नजीर है, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है। यहाँ पर न्याय करने वाले राजनीति या राजनीति से जुड़े लोगों के ओपिनियन से संचालित होते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि दिल्ली दंगे को इस फरवरी में 5 साल हो जाएंगे। इसमें लगभग 730 एफआईआर दर्ज की गई थी। लगभग 100 एफआईआर ऐसी हैं जिनमें कोई जांच ही नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर नंद किशोर, युवराज, सतपाल सिंह, कपिल मिश्रा के लोगों के नाम थे। जो केसेस अभी तक कोर्ट में चले उसमें से 80% केसेस में लोगों का दोष मुक्ति यानी एक्यूटल हो चुका है, दोनों पक्ष के, मुस्लिम भी है और हिंदू भी। एफआईआर 59 जो है, एफआईआर 59 थी लार्जर कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिल्ली राइट्स, दिल्ली दंगों के बारे में एक बड़ी साजिश। उस बड़ी साजिश में स्पेशल सेल ने कहा कि एक जगह एक मीटिंग हुई जिसके अंदर 100-150 लोग थे, और उस मीटिंग के अंदर प्लानिंग की गई कि कैसे सीए एनआरसी आंदोलन को दंगे में बदला जाए। ठीक है। इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, नताशा और नताशा कलिता, देवांगना, और इन सब लोगों को मुजरिम बनाएगा कि ये सब लोग आर्किटेक्ट हैं इस दंगे को कराने के। ठीक है। अब आप इस केस में मजेदार चीज देखिए, जहां से दंगा शुरू हुआ मुस्तफाबाद से, वहां पर जो लोग उपस्थित थे, देवांगना और नताशा, उनको जमानत हो गई। ठीक है। जो स्पॉट पे थे, हालांकि बहुत स्पष्ट है कि वो लोग भी वहां दंगा करने को नहीं गए थे, दंगा करवाने वाले दूसरे लोग हैं। लेकिन एक जनरल न्याय की यदि कोई कॉन्स्पिरेसी है और जिस जगह से दंगा शुरू हुआ वहां पर जो स्पॉट पे है, उनकी जमानत हो गई। जिन 2 लोगों को आपने जमानत नहीं दी है कह के कि ये लोगों के खिलाफ स्पष्ट प्रमाण है कि ये दंगे के मास्टरमाइंड हैं, उसमें से शर्जील इमाम तो दंगे से 1 साल पहले ही गिरफ्तार था, वो तो था ही नहीं बाहर। और उमर खालिद दंगे के समय यहां था ही नहीं। उसके जिस भाषण को आधार बनाया गया है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में दिया गया भाषण है। आप समझ रहे हैं? उस कथित भाषण के एक हिस्से को कहा कि इससे दंगा भड़क गया। अब आप देखिए कि जिन लोगों को जमानत आज मिली है, गुलफिशा या सब लोगों को, ये सब लोग सीए एनआरसी आंदोलन की साइट्स पे उपस्थित थे, अलग अलग जगहों पर। लेकिन इन लोगों को जमानत दी गई है, वो भी आज न्याय तंत्र के लिए कलंक है।
आप देखिए आशाराम, जो बलात्कार का में सजा याफ्ता है, उसको जब पैरोल दी जाती है तो 1-1 लाख लोगों के साथ जुलूस करता है, सभाएं करता है। अभी कल ही राम रहीम गुरमीत को 15वीं बार पैरोल मिला है, 450 दिन उसके पैरोल के हो गए हैं। और जब वो पैरोल पे जाता है तो सभाएं करता है, मीटिंग करता है, लोगों से मिलता है और क्या क्या करता है। लेकिन इन लोगों पे जो शर्त लगाई गई वो एक प्रकार से ऐसा है कि ये अपने घर में अरेस्ट हैं, ये किसी से मिल नहीं सकते हैं, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, ये उस केस के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, ये कोई मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये कोई लेख नहीं लिख सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन थाने जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाएंगे, दिल्ली एनसीआर के बाहर नहीं जाएंगे। ये जमानत की शर्तें हैं जो गुरमीत राम रहीम के लिए नहीं है, आशाराम के लिए नहीं है, झांसाराम के लिए नहीं है। तो आज न्यायालय ने जो क्या कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है, ये जो अदालती प्रक्रिया, उसमें देरी जमानत का आधार नहीं हो सकता है। तो फिर आप टाइम फ्रेम क्यों नहीं तय करते? जैसे बीएनएस में टाइम फ्रेम तय, तो आप करिए ना, 3 साल में सब कुछ कर दीजिएगा। 5 साल में आप प्रोटेक्टेड बिजनेस विटनेस तो ठीक है, आप अभी तक प्रॉपर चार्जशीट पेश नहीं कर पाए। चार्ज पे बहस अभी चल रही है और जिस तरीके से ये गवाह प्रस्तुत कर रहे हैं, आने वाले 10 साल गवाही पूरी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं सर आप कि 10 साल तक गवाही नहीं होगी? यस, जिस रफ्तार से गवाही चल रही है। जमानत अभी देने में सर अदालत को दिक्कत क्या है? अदालत को दिक्कत नहीं है, अदालत में उन्हें जिसने बिठाया है उन लोगों को दिक्कत है। आप देखिए ना, जो इन लोगों पे 11 शर्तों के साथ जमानत दी गई है, ये क्या जमानत कहलाएगी? आदमी का जो मूल अधिकार है, संविधान में प्रदत्त है, अपनी स्वतंत्रता का अधिकार, उनके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं है। शर्तें और क्या है सर? बेसिक ये है, जिन लोगों को मिली है उसकी खास खास शर्तें क्या हैं? हफ्ते में 2 दिन थाने जाएंगे, वो किसी से मिल नहीं सकते हैं, वो किसी सभा में नहीं जा सकते हैं, वो किसी पत्रकार को या सोशल मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो किसी अखबार में लेख नहीं लिख सकते हैं, वो दिल्ली एनसीआर के बाहर नहीं जा सकते हैं, विदेश जाना तो दूर की बात है। और वाकई जो होता है कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे या व्हाटएवर जो नॉर्मल होती है। अब आप देखिए कि कोई आदमी को यदि अपनी रोजी रोटी चलानी है, जिसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया 5 साल में, वो लोगों से मिले बगैर, समाज के बीच में जाए बगैर क्या अपनी रोजी रोटी चला पाएगा? इससे अच्छे तो वो जेल में ही ठीक थे। यानी हम बता रहे हैं कि ये जो न्याय प्रक्रिया पे, मैं इसलिए इसकी तुलना कर रहा हूं कि आप गुरमीत राम रहीम से तुलना करिए, जो सजा याफ्ता है। 20 साल की सजा हुई है उसको 2017 में, 20 साल की सजा। सर आज ही तो मिली है 41 दिन की पेरोल, 41 दिन हाँ, की। कल कल मिली है। आज आज तो सुनारिया जेल से रवाना हो गए वो, और उनका स्वागत होता है, वो लोगों से मिल सकते हैं, वो नहीं, पब्लिक जब मीटिंग जेल कर से सकते हैं। निकलते हैं तो 100-150 गाड़ियों का काफिला होता है, उससे सामाजिक दायरा नहीं बिगड़ता। एक अपराधी का इतना नहीं, महिमा मंडन होता है, उससे नहीं बिगड़ता है। उससे नहीं, अदालत की अवमानना नहीं होती। सजा याफ्ता लोगों से नहीं होती है, जो विचाराधीन है। अब आप सोचिए कि यदि ये लोग कल इस केस से बरी हो जाएंगे, जैसा हमको पूरा भरोसा है, उसके बाद इनके बीते हुए साल जेल लौटा पाएगी? वो लोग शारीरिक रूप से परेशान है वहां पर, मानसिक रूप से व्यग्र हैं। आपने बोल दिया 1 साल, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप 1 साल अर्जी नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऐसा आप किसी में बंधन नहीं डाल सकते।
तो सर अब तो 1 साल जमानत के लिए कोई अर्जी, आवेदन, दरख्वास्त पड़ेगी नहीं? नहीं देंगे। और यदि 1 साल में इन्होंने प्रोटेक्टेड बिजनेस जो विटनेस हैं उनकी गवाही नहीं करवाई तो बोल देंगे प्रोटेक्टेड विटनेस की गवाही नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज है, कोर्ट ने किस आधार पे कह दिया कि प्राइमा फेसी दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ द दंगा, जबकि ये दोनों लोग यहीं पर नहीं है, दिल्ली में ही नहीं है उन डेट्स में। यदि एक बयान से दंगा होता है तो कपिल मिश्रा के उस बयान को क्या करोगे जो डीसीपी के बगल में खड़े होकर कहता है कि आप इनको हटा दो वरना हम 3 दिन में अपने तरीके से हटाने की व्यवस्था करेंगे। वो बयान ज्वलनशील था कि जो गांधी और भगत सिंह की बात कर रहा है उसका बयान ज्वलनशील था। तो ये दुर्भाग्य है। हमारी न्यायपालिका को फिर से अपनी अ, जो विश्वसनीयता है उस पर विचार करना चाहिए कि न्यायपालिका पे आम लोगों का भरोसा बना रहे। अब लोगों का कार्यपालिका पे भरोसा रहा नहीं है, निर्वाचित लोगों पे भरोसा रहा नहीं है, प्रेस अपना भरोसा छोड़ चुकी है। थोड़ी बहुत उम्मीद हम न्यायपालिका से रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज महाशय हैं जो हैं वो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि न्याय में देर नहीं होना चाहिए, लोगों को त्वरित न्याय मिलना चाहिए, लोगों को ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बहुत ये सर बहुत बहुत सर बहुत आपने मैं गंभीर किया है कि आखिर न्याय की प्रतीक्षा में कब तक रहेंगे ये दोनों? मैं न्याय की प्रतीक्षा में नहीं भाई। आप एक चीज बताइए ना, जो स्वतंत्रता का अधिकार है क्या वो इनके ऊपर लागू नहीं होता है? आप 5 साल समझ सकते हैं? 5 साल समझ। और सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग उस समय वहां पे थे ही नहीं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को ये आधार बता रहे हैं कि इस पे दंगे की साजिश की गई, उसमें शर्जील इमाम का तो कोई मैसेज ही नहीं है, ना उमर खालिद का कोई मैसेज है। उस मीटिंग में 150 लोग थे। अब होगा क्या सर, अब इनका होगा क्या? दुर्भाग्य है, कुछ नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट की जज की बेंच ने कह दिया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस बेंच ने कहा है वो एक गुजरात लॉबी की रजिस्टर्ड बेंच है। वो लोग उनके ऊपर पूरे उनका अतीत देख लिए तो सामने दिखता है कि वो सब गुजरात लॉबी से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने गुजरात लॉबी के लिए ही काम किया है अभी तक। सर इनका तो फिर बहुत ठिकाना ही है। शर्मनाक, बिल्कुल दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है ये। और ये सबसे बड़ी चीज है कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता का संकट है। कभी आप सोचे कि इसी तरीके के केसेस में इसी तरीके से लटका के यदि अमित शाह जी के साथ किया होता तो सोचिए आप, उन पे भी तो आरोप था ना। आरोप सही नहीं होगा तभी उनको न्यायपालिका ने रिहा कर दिया। और यहाँ तो ये होता है जो मालेगांव बम धमाके में लोगों के ऊपर से एनआईए जो कहती है इसमें तो यूएपीए हटा लिया जाए ताकि लोगों की जमानत हो जाती है। हम मालेगांव बम धमाके में देख चुके हैं। चलिए सर, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा। और बहुत न्याय के लिए दुर्भाग्य है, शर्मनाक है, न्याय शर्मनाक के है, बस मैं कह सकता हूँ। न्याय के लिए कब तक युवक जेल में सड़ते रहेंगे, हम तो यही कहेंगे। और जिनको जमानत मिली वो भी जमानत किन शर्तों पर है? यानी वो नहीं, राम रहीम और आशाराम से भी बदतर लोग हैं। अब तो सेंगर को भी जोड़ लीजिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रिजेक्ट कर दी है। अभी अस्थायी तौर पर बंद है, जमानत तो मिली थी। देखो आपको एक चीज और बताएं, चाहे सेंगर का मसला हो चाहे अरावली वाला मसला हो, सब जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगेगी, लेकिन ये उनका प्रयोग था कि देखें कितना लोगों का पे इसका असर होता है। आपको सीरियसली बताऊं,
हर बार ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट एक छोटे से मामले में लोगों का भरोसा जीतता है, बड़े मामले में आपको कुचल के रख देता है। जिस दिन बिल्कुल सेंगर वाला और आरआरबी वाला मामला आया था, उस दिन मेरे मन में बहुत स्पष्ट था कि इसमें कम से कम इन 2 लोगों को जमानत नहीं मिलेगी। नहीं, बिल्कुल आपकी आपकी बात में दम है और निश्चित रूप से मैं आपकी बात से भी सहमत हूं कि ऐसा ही होता है। छोटी सी एक वाहवाही के लिए बड़े केसों को कुचल के रख दिया जाता है। चलिए सर, आपने बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आपने जो आपके मन में एक पीड़ा थी, ये दर्द है एक आम नागरिक का, वो आपने अपना जाहिर किया है और काश ऐसा दर्द प्रत्येक देश के नागरिक को कब होगा, इसकी अभी प्रतीक्षा है। तूचल मैं आता हूं। नमस्कार। अगर आज आप हमारे बारे में नहीं बोलेंगे तो कल आपके बारे में भी कोई नहीं बोलेगा। इंतजार कीजिए, नंबर सबका आएगा। जब नफरत बढ़ी थी तो लोगों ने नहीं सोचा था कि पहले हिंदू मुसलमान होगी, फिर क्रिश्चियन बनाम हो जाएगी, फिर ईसाई बनाम हो जाएगी, अब हिंदू बनाम हिंदू हो सब जाएगी। होंगे, तो सब हो ये सब जाएगा। सबको देखना पड़ेगा, भुगतना सबको पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला न्याय सबके साथ करता है। देर सवेर न्याय सबको देता है। सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।